मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। कम उम्र की लड़की की काफी बड़े फासले वाले मर्द से शादी हो जाती है, उम्र दराज से शादी हो जाती है। और हम देखते हैं हिंदुस्तान के आंकड़े, तो महिलाओं की औसत उम्र जो है मर्दों से 3, 3.5, 4 साल ज्यादा है। तो उसका मतलब है कि अगर साथ जिएंगे साथ मरेंगे कोई सोचे, तो एक मर्द को अपने से 4 साल बड़ी बड़ी लड़की से शादी करनी चाहिए, तभी साथ मर सकते हैं। होता यह है कि हर बिरादरी में मर्द खासी छोटी लड़की ढूंढता है, ताकि उसके मरने के वक्त ये सेवा चाकरी करने को एक मुफ्त की नर्स और आया मौजूद रहे। ये एक बड़ा जाहिर तौर पे स्वार्थ दिखता है मुझको। लेकिन मुस्लिम समाज का मुझको ऐसे कहीं कहीं पे किस्से सुनाई पड़ते हैं। मैं नहीं जानता हूँ ये कितना प्रिवेलेंट है, कितना कॉमन है, आम है ये। लेकिन सुनाई पड़ता है कि 13, 14, 15 साल की लड़की का 55, 60 साल के आदमी से निकाह करा दिया गया। उस पे कोई सामाजिक विरोध मुझको नहीं दिखता है, इसके खिलाफ कोई सुधारवादी आंदोलन मुझको सुनाई नहीं पड़ता है। अगर चल रहा होगा तो मैं अपनी जानकारी में इजाफा करना चाहूंगा। जो मर्दों की जो 4 शादियां करने का जो हक है, उसके साथ बहुत सारी शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट देखता हूँ या निकाह के जो शर्त देखता हूँ, उसमें कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये छूट केवल मर्द को हासिल है, ये औरत को हासिल नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो गैर बराबरी का पूरा सिलसिला है कि एक औरत एक अपने हस्बैंड की रातों रात दूसरी बीवी बन जाएगी, फिर तीसरी भी बन सकती है। और थियोरिटिकल बात अगर हम करें, जो मैंने जिंदगी में कहीं देखा नहीं है, तो चौथी भी बन सकती है वो। तो महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए मुस्लिम समाज के भीतर क्या ऐसे कोई रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चले हैं इतिहास में? देखिए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक 1970s में शुरू हुआ था। मगर खास दूर तक नहीं जा पाया, क्योंकि बहुत सारा उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। मगर आप जो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है, जो आप रिसेंट सेंसस के भी आंकड़े देखें और रिसेंट से पहले वाले भी देखें, तो ऐसा पॉलीगेमी इस्लाम में बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले में ज्यादा नहीं है। हाँ, ठीक है। उतनी ही है जितनी बाकी कम्युनिटीज में है। इनफैक्ट कुछ और धर्म के लोग हैं जहां पर पॉलीगेमी का परसेंटेज इस्लाम मुस्लिम से भी ज्यादा है। बुद्धिस्ट मिसाल के तौर पे एक कम्युनिटी है जिसमें एक आदमी की अच्छा। एक से ज्यादा शादियां हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटिस्टिक्स है, सेंस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी आपको वो मिल जाएंगे। तो मुस्लिम आदमियों की एक से ज्यादा शादी मतलब बेरली 0.05% का कुछ आंकड़ा है, मतलब बहुत कम है। हम्म। वजह इसकी ये है कि आप एक बीवी को खिला पिलाना आपके लिए मुश्किल है, तो आप दो को कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे। बट इसके अलावा भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में भी इस पे पाबंदी है। आप किसी इक्का दुक्का मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ के हम्म। आपको नहीं मिलेगा इसकी मिसाल कि एक मुसलमान आदमी की 4 या 3 बीवियां हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है। हम्म। ये बात सही है, ये कुरान में ये फैक्ट फीचर है कि एक आदमी 4 शादियां कर सकता है। मगर इसके सरकमस्टांसेस, जब ये प्रोविजन दिया गया था, वो 7th सेंचुरी के सरकमस्टांसेस थे। तो वो हालात अलग थे जब ये परमिशन दी गई थी। उसकी एक जल्दी से आपको पासिंग में बता देती हूँ। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त कांस्टेंट लड़ाइयां चल रही थी, तो विडोज बहुत हो रही थी, विधवा बहुत हो रही बार थी, विडोज बहुत थी। बहुत थी। तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये कहा गया था कि जो आदमी के अंदर काबिलियत है, तो वो एक से ज्यादा शादी कर दे और 4 4 शादियां कर सकता है, ताकि जी। उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके, उनके बच्चों को बाप का साया मिल जाए। जी। तो ये हालात थे जब ये परमिशन दी गई थी। मगर अब इस बात को लोग कह दें कि जो परमिशन है, हमें ब्लैंकेट परमिट है, हम करेंगे, तो वो बेवकूफ लोग होते हैं जो ये करते हैं। मगर हिंदुस्तान में ये करते नहीं है। इसीलिए जब भी इस्लाम में पर्सनल लॉ का रिफॉर्म की भी बात हुई है,
चार शादियों को लेके कभी मुद्दा नहीं बना है, क्योंकि उनको पता है ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है। तलाक को लेके मुद्दा बना है और चाइल्ड मैरिज को लेके मुद्दा बना है। और चाइल्ड मैरिज को लेके अभी भी अगर आप इस PIL को ही देखें तो इसमें मुस्लिम समाज में बहुत अवेयरनेस है कि वो चाइल्ड मैरिज के या छोटी बच्चियों के बड़े आदमियों से शादी के खिलाफ हैं। इसीलिए एक उलेमा ने जाके कोर्ट से मदद मांगने की कोशिश की गई है, क्योंकि सामाजिक लेवल पे ये चीजें को बुरी नजर से देखा जाता है और इसके खिलाफ इसको इनकरेज बिल्कुल नहीं किया जाता है। मैं पर्सनली कोई भी केस नहीं जानती हूँ कि एक 12-13 साल की लड़की की 55 साल के आदमी से शादी हो गई है। अच्छा। एक जमाना होता था जब बहुत छोटी उम्र की लड़कियों की बड़े आदमियों से शादी होती थी। मेरे भी घर में एक ऐसा किस्सा है कि मेरे परदादा ने अपनी पहली मेरी परदादी के इंतकाल के बाद वो काफी सारे बच्चों को छोड़ के, उनका कम उम्र में डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कम उम्र की लड़की से शादी की थी, बेसिकली बच्चों को माँ देने के लिए। तो मेरी जो दूसरी परदादी थी वो मेरे परदादा से उम्र में काफी छोटी थी, मतलब इतनी छोटी थी कि उनका जो मेरे दादा है वो मेरी परदादी की उम्र के थे। तो उनमें इतना गैप था उम्र, मतलब उम्र के नहीं थे, उनसे उम्र में थोड़े से छोटे थे। एक्चुअली मैंने गलत कह दिया, उनसे उम्र में थोड़े से छोटे थे मगर बहुत ज्यादा छोटे नहीं थे, मतलब इतने छोटे नहीं थे कि उनके बेटे की उम्र की हो। तो छोटे भाई की उम्र के मान लीजिए, मतलब 4-5 साल उनसे छोटे थे। तो इतना गैप था दोनों में। तो ये बात हमारे भी घर में ऐसा हुआ है। मगर इसके बाद इस केस के अलावा मैंने अपने पूरे खानदान में कभी ऐसा नहीं सुना, एक खानदान वालों से किसी और के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना। और जब मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू मुस्लिम सोसाइटी का कर रही थी अपनी किताब के लिए, जो रिसर्च के लिए कर रही थी, कभी भी मैंने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा जब इतने ह्यूज गैप से शादी हुई है। ये बात सही है, हैदराबाद में एक वक्त में ये बहुत होता था कि वो बड़े बड़े उम्र के अरब आदमी आते थे और वो एक पूरी तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे चलती थी। तो वो बेसिकली वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करते थे। वो शादी करके एक लड़की को लेके जाते थे और कुछ टाइम के बाद उसको तलाक दे देते थे और फिर दूसरी लड़की से शादी कर लेते। तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री और रैकेट चल रहा था। लड़कियों के घर वाले गरीबी के तहत करते थे क्योंकि उनको काफी पैसे भी मिल जाते थे ये करने के लिए। तो ये एक एक लिमिटेड पीरियड, जिसके ऊपर वो फिल्म बाजार भी बनी है। तो एक ये लिमिटेड पीरियड के में एक लिमिटेड लोकेशन पे ये ऐसी चीजें हो रही थी, जिसपे फिर कानूनन भी और सामाजिक तौर से भी रोकथाम की गई और ये खत्म कर दी गई ये प्रैक्टिस। तो जो विजिबली बुरी प्रैक्टिसेस है मुस्लिम समाज में, या जिसको कुरीतियां कहा जाए, बुरी चीजें हैं, उसके अगेंस्ट खुद ओवरऑल समाज में अप्रूवल नहीं है, उसको सहमति नहीं मिलती है। जो लोग करते हैं ढके छुपे तरीके से करते हैं या किसी वजह से करते हैं, तो वो चाहते नहीं है कि ज्यादा लोगों को पता चले। मगर जब पता चलता है तो उसको बुरी नजर से ही देखा जाता है। बट ये कहना कि एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट शुरू हो रहा है या होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद कहती हूँ कि इस्लाम में बहुत ज्यादा जरूरत है एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट की, जहाँ पे लोगों को ये फर्क समझ में आना चाहिए कि जो जो चीजें इस्लाम ने कही थी वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो किन हालात में किस समय के लिए कही गई थी, और क्या उसको हम 21वीं सदी में भी अभी तक उन बातों को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब हर चीज को इवॉल्व करने की जरूरत है, जो चीज इवॉल्व नहीं करती है वो खराब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसको भी इवॉल्व होने की जरूरत है। गजाला, मैं एक खास फैसले को आपसे समझना चाहता हूँ, शाहबानों का मामला। उसको उसकी चर्चा के बिना किसी मुस्लिम मुद्दे पर बात नहीं हो सकती हिंदुस्तान में पूरी। तो शाहबानों का फैसला, जैसा आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के हक में एक फैसला दिया। और राजीव गांधी की सरकार थी जिसके पास अंधाधुंध पार्लियामेंट्री मसल पावर था, उनके जरूरत से ज्यादा सांसद थे उनके, और उन्होंने उस फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के और एक कानून बनाकर शाहबानों के हक को कुचल दिया।
तो आपने ये किताब लिखी, उस वक्त आपके जहन में कहीं ना कहीं ये मामला तो वैसे भी रहा होगा, मुस्लिम महिला का, शाहबानों का। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस, जिसको कि मुस्लिम अपीजमेंट की तोहमत लगते रहती है, ये माना जाता था एक वक्त कि ये मुस्लिमों की पसंदीदा है, या मुस्लिम इसके साथ रहते हैं, ये मुस्लिमों के लिए खड़े रहती है। लेकिन मुझको तो लगता है कि कांग्रेस शाहबानों के वक्त मुस्लिम मर्दों के साथ खड़ी थी, मुस्लिम औरत को तो उसने भी कुचल के मारा। क्या लगता है आपको? देखिए, इस पे मैंने अपनी किताब में दो चैप्टर्स में, एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है और एक विमेन है, इसमें काफी अ, तफसरे से बात की है, काफी तफसील से बात की है, सॉरी। इस केस में मेरे हिसाब से दो बहुत अहम मुद्दे थे। एक मुद्दा था मेरे हिसाब से कॉन्स्पिरेसी का। अब वो क्या था, क्यों किया जा रहा था, मुझे पता नहीं। आप देखिए, शाहबानो के जो केस है पूरा का पूरा, वो इतने साल शादीशुदा जिंदगी अपनी उन्होंने जी। अभी स्टेटिस्टिक्स इस वक्त रैंडमली मुझे याद नहीं है, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं किताब खोल के देख सकती हूँ, बट कोई बात नहीं। तो जब उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दी, तलाक देने से पहले, सॉरी, उनके हस्बैंड ने उनको पहले वो एक यंग लड़की से शादी करके घर में ले आए। उनके हस्बैंड बहुत कामयाब बैरिस्टर थे, और शाहबानो बिल्कुल ही इलिटरेट थी, बिल्कुल अनपढ़ थी। उनके कई सारे बच्चे हो गए, और एक वक्त में उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उनकी नई पत्नी घर में आ गई, और उससे भी उनके बच्चे हो गए। वो दोनों पत्नियों को घर में और दोनों के बच्चों को साथ में रखते थे। उसके बाद उनके दोनों बीवियों में लड़ाई शुरू हो गई, अपेरेंटली नई वाइफ पुरानी वाइफ से ज्यादा लड़ती होगी, जो भी है। तो उन्होंने उनको रहने के लिए अलग घर दे दिया, जहाँ पे उनके 4 बच्चे और शाहबानो रहती थी, और वो इन सबका मेंटेनेंस करते थे। इसके बाद हुआ ये कि अचानक से जब शाहबानो का बड़ा लड़का 45 साल की उम्र के करीब होंगे, उस उम्र में शाहबानो ने, जो शाहबानो की उम्र 70 के करीब पहुंच गई थी, उस उम्र में उन्होंने कोर्ट को अपील की कि जो मुझे मेंटेनेंस मेरा हस्बैंड दे रहा है, ये मेरे और मेरे 4 बच्चों के गुजारे के लिए काफी नहीं है, और मुझे इस मेंटेनेंस को बढ़ा के इतना कर देना चाहिए। जब उन्होंने कोर्ट में ये अपील की, तो उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया फौरन, और उनको जो तलाक का जो कॉम्पनसेशन का 40-45 दिन की जो उनको रकम देनी थी वो दी, और सारा कॉम्पनसेशन देना बंद कर दिया, मेंटेनेंस सारा खत्म कर दिया। जब ये कर दिया, तब शाहबानो ने दोबारा अपील की कि मेरे पास कोई जरिया नहीं है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो मैं एक डेस्टिट्यूट औरत हूँ, और मुझे हस्बैंड से इतना इतना मेंटेनेंस चाहिए। तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनके हस्बैंड को उनको ये मेंटेनेंस देना है, क्योंकि ये डेस्टिट्यूट औरत है। इस पे मुस्लिम उलमा बहुत कूदे और बहुत उधम मची, जो आपको पता है। राजीव गांधी के जो एडवाइजर से सबसे बड़े एडवाइजर, एक तो आपके एमजे अकबर थे, और दूसरे थे वो जियाउल अंसारी। उन्होंने कह दिया था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मुस्लिम आपसे नाराज हो जाएंगे, और चूंकि ये हादसा हो ही चुका था, बाबरी मस्जिद वाला गेट के ताले खुल चुके थे, तो उन्होंने कहा ये उनको लगेगा कि आपने मुस्लिम्स का हाथ छोड़ दिया। वजाहत हबीबुल्लाह ने इसका काफी, क्योंकि वो वहां पर थे एडवाइजर, तो उन्होंने इसका काफी डिटेल में जिक्र किया है अपनी किताब में। तो ये सब हालात हुए, और राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रिटर्न कर दिया। मगर यहाँ पे आपको राजीव गांधी की तारीफ करनी चाहिए कि वो इस बात से कॉन्शियस थे कि इससे मुस्लिम महिलाएं का बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से मुस्लिम महिलाओं का राइट टू मेंटेनेंस लॉ पास किया था, जिसपे ये कहीं भी फिक्स नहीं किया गया था कि आपको कितना अमाउंट, अमाउंट तय नहीं था, परसेंटेज तय नहीं थी। अमाउंट तय होता था हस्बैंड की काबिलियत पे, उसको वो लंप सम अपनी वाइफ को डिवोर्स के टाइम पे देना ही देना है। ये कानून पहली बार राजीव गांधी सरकार ने पास किया है, जिससे एक्चुअली मुस्लिम महिलाओं को डिवोर्स के बाद एक लमसम अमाउंट हस्बैंड से मिलना पॉसिबल हुआ। ये वन टाइम पेमेंट है, मगर इस वन टाइम पेमेंट की लिमिट तय नहीं है। तो आपको हस्बैंड की आमदनी से आपको उतना परसेंटेज मिलना है।
एक बहुत अच्छी लॉयर है, फ्लेविया एग्निस करके, बॉम्बे बेस्ड लॉयर है, हम जिन्होंने इस लोग पे बहुत काम किया है। हम तो लोग साथ में बर्कली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में थे। जी, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और ये पूरा इस लॉ की डिटेल्स मैंने उन्हीं से समझी हैं। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये कानून पास किया। अब गोइंग बैक टू द शाहबानो केस, मेरा पहला इस पे सवाल ये है जो मैंने अपनी किताब में उठाया है, कि ये किसी को क्यों नहीं पूछा कि इतने बड़े बड़े बच्चों के बावजूद शाहबानो डेस्टिट्यूट क्यों थी। अगर उनके हस्बैंड बैरिस्टर थे और इतने कामयाब रईस आदमी, तो चलो वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को तो स्कूलों में भेजा होगा, कॉलेज में भेजा होगा। तो ऐसा कैसे हो गया कि इतने बड़े बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो पाए। ये पता नहीं है किसी को कि वो पढ़े लिखे थे कि नहीं, क्योंकि किसी ने फोकस ही नहीं किया इस एस्पेक्ट पे कि इतनी बड़ी उम्र में भी उनको बाप से मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही थी। तो इससे मैं बोलती हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। आप ये देखिए, इसके बावजूद जब शाबानो को कॉम्पनसेशन अलॉट हो गया, तो शाबानो ने कॉम्पनसेशन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे धर्म के खिलाफ है और मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद कई सालों के बाद, और इस इंटरव्यू को, उनके बेटे के इंटरव्यू को मैंने अपनी किताब में कोट किया है। उनके बेटे ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था कई सालों के बाद, कि जब हमारी जरूरत थी तो हमें पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब हमें सब भूल गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, एक टर्निंग पॉइंट था राजीव गांधी गवर्नमेंट के लिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए ना ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, ना इससे मुस्लिम महिलाओं का नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। इनफैक्ट फायदा तो हुआ कि एक कानूनन एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू अब उनको कॉम्पनसेशन का अमाउंट उनका बढ़ गया, तो इतना तो फायदा हुआ। मगर जो हम अब मान के चलते हैं कि कितना नुकसान हुआ, उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करके, ये बात सही है, उन्होंने प्रेसिडेंट तय किया, और ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स को के की आंख को में तेल डालने का काम किया, ये बात सारी सही है। मगर इस केस में जितनी पॉलिटिक्स शामिल थी, उस उतनी उससे आधा भी मुस्लिम महिलाओं के राइट्स का इशू था ही नहीं। तो जैसे कि अभी आपने ट्रिपल तलाक के केस में वो लड़की शहर बानो का भी केस सुना, उसने जी। फिर बीजेपी को ज्वाइन किया, और बीजेपी से उम्मीद लगाई थी कि उसको टिकट देंगे उत्तराखंड से, नहीं दिया। तो फिर उसे इंटरव्यू दिया कि मुझे मेरा इस्तेमाल किया गया। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब इतना मोमेंटम किसी बात का बढ़ जाता है, तो कोई इसके तह में नहीं जाना चाहता है। अपनी किताब के लिए मैंने आरिफ मोहम्मद खान साहब से इंटरव्यू किया था शाबानो के ऊपर, क्योंकि वो उस वक्त के सबसे वोकल आदमी थे। तो उन्होंने मुझे कहा इसकी अहमियत क्या है। मैंने उनसे कहा कि वो क्यों डेस्टिट्यूट थी बड़े बड़े बच्चों के साथ। तो उन्होंने कहा आप बात को घुमा रही हैं, इस बात की अहमियत क्या है। मैंने कहा इसी बात की तो अहमियत है कि इसका वजह क्या थी, ये केस क्यों आया। जब वो उनका हस्बैंड वो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, घर से दूर, हस्बैंड से दूर, और मेंटेनेंस उनको पूरा मिल रहा था, तो उन्होंने क्यों अपील की कि मुझे एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चाहिए। कोई तो वजह होगी, किसी ने तो, एक अनपढ़ महिला के दिमाग में कैसे आया कि मैं कोर्ट में जाके अपील करूं इस बात की। तो कुछ तो वजह रही होगी, किसी ने तो उनको कहा का इंस्पायर किया होगा कि आप ये करिए। मुझको मुझको गजाला यहाँ पर एक बात लग रही है कि जी। आप मुद्दे पर जाने के बजाय, सब्सटेंस पर जाने के बजाय, एक मुस्लिम औरत के हक का जो मुद्दा है हम्म। उस पे जाने के बजाय, उसकी नीयत क्या थी, हालात क्या थे, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, ऐसे तमाम सवाल के जवाब आप ढूंढ रही हैं। मुझको लग रहा है बेसिक फंडामेंटल मुद्दा तो यह था कि उसका हक बनता था। उसको जरूरत थी नहीं थी उससे फर्क नहीं पड़ता। आज मान लीजिए आपके पास एक कोठी की मालकिन है, मान लीजिए आप, और आपकी एक दूसरी कोठी भी है, तो उसको खाली कराना है किराएदार से, तो वो आपका हक बनता है। तो आप उस हक के लिए लड़ती हैं, आपको जरूरत है या नहीं उसके लिए नहीं लड़ती हैं। तो शाहबानों का जो मुद्दा था, मुझको दो चीजें लगती है उसमें, आप मुद्दे को खो रही हैं, आप सब्सटेंस पे नहीं जा रही हैं,
आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या दूसरी चीजों पर जा रही है, ऐसा मुझको लग रहा है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उस पीरियड में राजीव गांधी ने कंपेंसेट करने के लिए चाहे एक मुआवजे का, एक मेंटेनेंस का, एक किसी किस्म का कानून बना दिया हो, लेकिन शाहबानो का केस जो है वो एक सिंबल था। मुस्लिम औरत की हक की लड़ाई का सिंबल बन गया था वो। मुझको आज तक केस की बारीकियां याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि वो मुस्लिम औरत के हक की लड़ाई थी। आप उस हक की लड़ाई को पार्लियामेंट में एक मेंटेनेंस का कानून बनाकर और उस हक की लड़ाई को कुचल कर आप कोई कंपेंसेशन नहीं दे रहे। मुझको लगता है कि शाहबानो जो है वो एक सिंबल बन गई थी फाइट का, स्ट्रगल का, बराबरी का, हक का। एक एक शब्द जो है वो मुस्लिम औरत को रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव रही हो या ना रही हो। उसको खत्म कर दिया राजीव गांधी की सरकार ने बिना जरूरत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इन्होंने केवल अपनी राजनीति के लिए उस फैसले को कुचल दिया, पलट दिया, बुरी परंपरा कायम की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप एक अपीजमेंट के लिए पलट सकते हो, इलेक्टोरल अपीजमेंट के लिए। तो मैं तो उससे बहुत निराश हूं, और मुझको जब कोई मौका मिलता है तो मैं इस बात को हमेशा लिखता हूं कि राजीव गांधी ने एक पॉलिटिकल मसल पावर को यूज करके एक अकेली शाहबानों को इस कदर कुचल कर मारा कि मुस्लिम औरतों की लड़ने की सारी हिम्मत जो है वो कुचल डाली उन्होंने। आपके दोनों बातों का मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है, हमारी बातचीत के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि तलाक, चाहे 3 तलाक हो, ट्रिपल तलाक हो या कैसे भी हो, मुस्लिम औरत की पोजीशन एक ही रहती है, वो डेस्टिट्यूट, सड़क पे आ जाती है अगर वो गरीब है तो। इसमें रिफॉर्म की जरूरत है और इसमें उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत है। और जब तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिफॉर्म नहीं आता है तो मे बी वक्फ बोर्ड को एक कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए मुस्लिम औरतों के मेंटेनेंस के लिए उनका। तो ये ऑलरेडी मेरी पोजीशन टेबल पे क्लियर है। जहां तक शाहबानो केस का सवाल है, मैं आपको केस की डिटेल्स बता रही थी जैसे कि मुझे समझ में आई जब मैंने इस पे रिसर्च की। शाहबानो केस को मैं मुस्लिम महिलाओं का स्ट्रगल का या उनके हक की लड़ाई का सिंबल नहीं मानती हूँ। पहली बात ये, क्योंकि शाहबानो केस को मैं एक बहुत ही क्राफ्टी तरीके की पॉलिटिक्स का सिंबल मानती हूँ। मुस्लिम महिलाओं को उनके राइट्स मिलने चाहिए, स्पेशली तलाक के बाद जो उनको राइट्स नहीं है, जो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलता है, वो मिलना चाहिए। ये मैं शुरू में ही कह चुकी हूँ। मैं शाहबानो पे इतनी डिटेल में आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि मैं उसको मुस्लिम औरतों की राइट्स की जंग नहीं मानती हूँ। तो ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कोई भी लड़ाई अगर आप सिंबॉलिकली लड़ते हैं तो आप इन एनी केस एक सिंबल में उलझ के रह जाते हैं, उसकी डेप्थ को या उसकी गहराई में कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप एक सिंबल के इर्द गिर्द रैली कर रहे हैं। तो सिंबल्स के हट के हमें एक्चुअली समझना चाहिए इशू क्या है और उस इशू से फायदा या नुकसान क्या होता। सुप्रीम कोर्ट का उस ऑर्डर के बाद जो शाबानो का ओवरटर्न हुआ, ये दूसरा एक लॉ आया जिससे कई सारी मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। इस एक्ट का सरकार ने फायदा नहीं उठाया, अपनी पॉलिटिक्स उस पर नहीं की। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने चुपचाप एक एक्ट पास किया, पॉलिटिक्स को भड़काए बगैर, पॉलिटिक्स का अटेंशन उसमें डाले बगैर। तो मेरे हिसाब से मैं इसको नेगेटिवली नहीं देखती हूँ। और तीसरी बात यह है कि जो शहर बानो का केस आया ट्रिपल तलाक वाला, उससे पहले भी कई सारे कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक को रिसेंट कर दिया था, जिन्होंने उसको नलिफाई करा हुआ था, मगर फिर भी ये केस आया। इसका मतलब ये है कि आप पुराना कोई भी प्रेसिडेंस या हिस्ट्री जो है आप उसको ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप सिर्फ एक मुद्दे से आप दूसरे मुद्दे पे कूदना चाहते हैं। और ये काम सिर्फ पॉलिटिक्स के तहत हो सकता है। तो बीजेपी सरकार को उस वक्त इलेक्शन के लिए पॉलिटिक्स की एक और सिंबल की जरूरत थी, तो उन्होंने वो सिंबल क्रिएट किया।
शाहबानो का केस को में भी एक सिंबल की जरूरत थी, क्योंकि आपको ये बताना था कि ये मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है। आप देखेंगे 89 का जो इलेक्शन हुआ है, मुस्लिम अपीसमेंट का सबसे ह्यूज कैंपेन उस टाइम पे हुआ है। 47 ऑनवर्ड्स, जब जब इलेक्शन का टाइम आता था, मुस्लिम्स को पोलराइज, हिंदू मुस्लिम पोलराइज करने के लिए हर बार उस वक्त के किसी एक इशू को बड़ा मुद्दा बनाया जाता था। कई साल तक पार्टीशन रहा कि इनका पाकिस्तान बन गया है, अब इनको हिंदुस्तान में ये क्या कर रहे हैं। फिर इनको घर के बाहर वाले बोला जाने लगा कि ये यहाँ रह के पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, मुखबरी करते हैं, हिंदुस्तान में दे आर फिफ्थ कॉलमनिस्ट। फिर बात आई कि ये टेररिस्ट हैं। फिर बात आई मुस्लिम अपीसमेंट की। तो ये आप देखिए, जो लेट 80s पे ये पूरा कैंपेन चल रहा था पोलराइजेशन का, तो अपीसमेंट के लिए एक सिंबल की जरूरत थी, और बगैर सोचे समझे राजीव गांधी सरकार ने एक सिंबल ऑन द प्लेटर ऑपोजिशन को पकड़ा दिया कि तुम इससे बिल्कुल मुझे जूते मारो। तो बिल्कुल। मैं शाहबानो केस को इस नजरिए से देखती हूँ। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि वो एक मुस्लिम महिला की लड़ाई का सिंबल था। हम्म। लेकिन आपने ठीक कहा कि ये राजीव गांधी ने अपोजिशन को एक मुद्दा दिया। बिल्कुल। आप मुझको हन, आप मुझको माइनॉरिटी अपीजमेंट की तोहमत आप लगाओ, और ये मैं उसके लिए काली ख दे रहा हूं, इसको आप चाहो तो मेरे मुंह पे पोत दो। बिल्कुल। और वही किया अपोजिशन ने। हम्म, मैं एक दूसरी चीज जानना चाहता हूं, जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला है, जो मोदी सरकार ने कानून बनाया है अभी, मैं उसके बारे में समझना चाहता हूं। आपने कहा कि ये मुद्दा नहीं था क्योंकि ये कई अदालतें इसको पहले भी गैर कानूनी करार दे चुकी थी कि आप इस तरह से ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। लेकिन वो ट्रिपल तलाक फैशन में तो था, वो ट्रिपल तलाक इस्तेमाल हो रहा था जगह जगह। और मोदी गवर्नमेंट ने जाहिर तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के आधे हिस्से, महिलाओं के हक की हिमायती बनकर ये कानून बनाया, ट्रिपल तलाक वाला। यानी ये मुस्लिम मर्दों के तो खिलाफ था कि मुस्लिम मर्दों की धाक दादागिरी, ट्रिपल तलाक देने का उनका असीमित अधिकार, चाहे वो कोर्ट में कहीं कहीं खारिज होते रहा हो, लेकिन ये बड़ा चलन में था, ये ऐसा होते रहता था। उसको रोका मोदी गवर्नमेंट ने। तो मुझको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने मुस्लिम वीमेन अपीजमेंट का एक काम किया बजाय मुस्लिम तबके के अपीजमेंट के। और शायद उसको इसका चुनावी फायदा मिला हो, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम महिला की हालत पहले के मुकाबले ज्यादा हिफाजत की हुई है कि नहीं। नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तलाक आप चाहे ट्रिपल तलाक दें या आप 3 महीने के गैप पे तलाक दें, मुस्लिम महिला की जो हालत है वो वही रहेगी। ट्रिपल तलाक देने के बाद उसका हस्बैंड उसको 1 सेकंड में घर से बाहर निकाल देगा। अगर वो 3 महीने के गैप से तलाक देगा फिर भी घर से निकाल देगा, तो वो महिला फिर दोनों ही हालात में सड़क पे आती है। तो इससे उसके महिला पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो उसके जो फेट है, उसकी जो किस्मत आगे, मतलब उसके आगे जो हालात आएंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात उसको महिला ज्यादा हिफाजत से फील करे। अब होता यह है, आपने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बता दिया, आपने कह दिया ये वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब शादी कायम रहेगी। मगर जिस आदमी ने ट्रिपल तलाक दी है उसको आपने सजा दे दी है, उसको आपने जेल दे दी है। जेल दे दी। अब आप ये बताइए, वो आदमी जब जेल से सजा भुगत के घर वापस आएगा तो क्या उसकी पत्नी सुरक्षित होगी? क्या वो आके उसी पत्नी को स्वीकार करेगा जिसकी वजह से जिसको वो रहना नहीं चाहता था इसलिए तलाक दी उसको, और जिसकी वजह से वो जेल खा के आ रहा है? तो क्या वो उस पत्नी को अब स्वीकार करेगा? आप अब एक एक बात मुझको गजाला यहाँ पर बताइए कि ये सजा की नौबत आएगी कि ये कानून एक डिटरेंट की तरह काम करेगा, ये कानून लोगों को ऐसा करने से रोकेगा, सजा देखिए, की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, तो अब आप एक और बात देखिए। जब ये कानून पास हुआ था तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत महिला मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। उन्होंने
उनके जो लीडर, मतलब उनकी जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद भी 3 केसेस हमारे सामने आए हैं ट्रिपल तलाक के। तो अब हो क्या रहा है, ट्रिपल तलाक आदमी किस हालात में देता था? अगर उसको इमीडिएटली दूसरी शादी करनी है तो उसे ट्रिपल तलाक दे दी, और इसका मतलब यह हुआ कि वो 2 शादियां एक साथ नहीं करना चाहता है। तो पॉलीगेमी की स्टोरी तो आपकी यहीं खत्म हो गई। तो अगर वो 2 शादियां कर रहा होता तो तलाक देने की उसको जरूरत नहीं थी। या वो इसलिए तलाक दे रहा है क्योंकि वो कंट्री या गांव या शहर छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, और वो बीवी का बोझ नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है वो कहीं जाके दूसरी शादी करेगा जब मौका आएगा, तो वो उसको यहाँ छोड़ के भाग रहा है। अब अगर आप मान लीजिए, आपका आपको कानून ने कह दिया कि आप ट्रिपल तलाक ना दें, और आपने हस्बैंड ने तय कर लिया कि मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना है, मुझे हर हालत में इसको छोड़ना है, तो वो उसको घर से निकाल दे, तलाक ना दे, और उसको उसके माँ बाप के घर भेज दे, और फिर उसको तरीके से तलाक 3 बार बोल के 3 महीने के बाद तलाक दे दे। तो आपने तलाक पे क्या रोकथाम करी है? उस औरत का जो फेट है वो तो वही का वही रहा ना। ना आपने औरत को एम्पावर किया, ना आपने आदमियों शादी के इंस्टीट्यूशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, वो सब भी आपने नहीं किया है। अब बस ये है कि अब वो एक साथ एक बार में घर से तलाक देके निकालने के बजाय वो वैसे ही निकाल देगा उसको बगैर तलाक के। ये कोई नई बात नहीं है, और ये कोई एक धर्म स्पेसिफिक बात नहीं है। बहुत सारे हर धर्म के आदमी करते हैं, महिलाओं को घर से निकाल देते हैं, आधी रात को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो बड़ी कॉमन बात है। तो अब आप दें बेसिकली, और आप ये भी ना करें, आप महिला को घर से निकाल दें, तलाक भी ना दें, और आप दूसरी शादी कर लें, और आप उसको मेंटेनेंस भी ना दें, या आप शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएं, या देश छोड़ के, मान लीजिए आपकी दुबई में नौकरी लग गई है, सऊदी में नौकरी लग गई है, आप दूसरी शादी करें, अपनी पत्नी को लेके सऊदी चले जाएं, नई पत्नी को लेके, और दूसरी पत्नी को अबैंडन कर दिया आपने। तो आपने महिलाओं को कैसे प्रोटेक्ट किया है? ना अब वो महिला ना तो दूसरी शादी कर सकती है, और यहां से बैठ के चिट्ठी पत्री कर सकती है कि मुझे पैसे दो, पैसे भेजो, या अपने सास ससुर के पास जाके कह सकती है मुझे पैसे दो, पुलिस में केस कर सकती है। अब पुलिस पकड़ने उस आदमी को जेल डालने के लिए सऊदी या दुबई तो जा नहीं से रही। मतलब इतना बड़ा कोई इशू नहीं है टेररिज्म का कि आप एक्स्ट्राडिशन करें एक इंसान को जिसने अपनी वाइफ को अबैंडन किया हुआ है। तो आप अगर लॉजिकली देखें तो मुस्लिम महिलाओं का इससे सिक्योरिटी नहीं बनी है अच्छा। मेरे हिसाब से। फिर इसमें पॉलिटिक्स है, और इसमें पॉलिटिक्स ये है कि सरकार नए नए तरीके ढूंढती है मुस्लिम आदमियों को क्रिमिनलाइज करने के, उनको ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल बनाने के। तो ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा है, स्लॉटर का, काउ स्लॉटर का एक और मुद्दा आपने बना दिया है कि अब उसमें भी आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है अगर आप काउ स्लॉटर में पकड़े गए। लव जिहाद का एक केस बना दिया है आपने कि वहां पर भी अगर आपने हिंदू महिला से शादी की है और आप साबित नहीं कर पाए कि लव जिहाद नहीं है, तो आप जेल में जाएंगे। तो हर तरीके से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम पुरुष जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम क्रिमिनल क्रिमिनल करार दे दें, अलग अलग तरीके से लपेट के उनको। इससे मुस्लिम महिलाओं को कितना फर्क पड़ता है आप खुद सोचें। एक परिवार जो है, हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, किसी भी सोसाइटी में कोई भी औरत इस बात से खुश या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी अगर उसका हस्बैंड, उसका बेटा, उसका भाई, उसका चाचा, उसका बाप जेल चला जाए। ये पूरा फैमिली, एक आदमी के जेल जाने से पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। और ये बहुत सारे मुस्लिम समाज में एक आदमी ही ब्रेड विनर होता है, वही कमा के घर में ला रहा होता है, और उस पर कई सारी महिलाएं डिपेंडेंट होती हैं। सिर्फ पत्नी नहीं होती है, उसकी माँ, बहन, बेटी, सब उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आप एक आदमी को क्रिमिनलाइज करके एक पूरे फैमिली को डिसरप्ट कर देते हैं, और आप उनको और ज्यादा गरीबी में ढकेल देते हैं। ये तो एक एक और जो क्रिमिनलाइज करने का जो चल रहा है लव जिहाद का मामला, मैं आपसे पूछता, इसके पहले आपने ही उसका जिक्र कर दिया। मैं इसको थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि आज हालात इतने खराब हैं कि एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की अगर इनकी शादी हो जाती है
तो बवाल होना तय है, तब तक जब तक कि वो किसी बहुत पैसे वाले, बहुत ताकतवर कोई मिनिस्टर या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लड़के लड़की हों, तब तो बात अलग है। लेकिन उससे नीचे के अगर हैं कोई मिडिल क्लास के, कम इनकम ग्रुप के, तो इसका बवाल होता ही है, जिसको लव जिहाद नाम दे दिया गया है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब ऐसी हर शादी इतना तनाव खड़ा कर रही है कि कहीं शहर बंद होता है, पुलिस रिपोर्ट हो रही है, कुछ हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें लड़के लड़कियां? अगर एक हिंदू एक मुस्लिम को किसी वजह से मोहब्बत हो गई है एक दूसरे से, तो क्या किया जाना चाहिए? कानून जो है उसका तो नजरिया हमको दिख रहा है, पॉलिटिकल फोर्सेस का, गवर्नमेंट का नजरिया दिख रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक अच्छा इशू मिलता है लोगों को पोलराइज करने के लिए। तो मुल्क में आज एडवाइजेबल क्या है, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से मुल्क में एडवाइजेबल ये है कि जितनी ज्यादा मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में शादियां होंगी, उतना आपस की दूरियां खत्म होंगी। हम्म, हमें कोशिश करनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके कि जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है, हम उसको और ज्यादा सशक्त सशक्त बनाए, उसमें और उसको मजबूत मजबूत दांत दें। हम्म, अभी हमारा एक्ट जो है बहुत फ्लिम्जी है। हम्म, वो पहले नोटिस नोटिस माँ बाप को भेज देते हैं कि आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है। यही भेजना सबसे बड़ी खतरनाक होता है कि वो आके लड़की को पकड़ लेते हैं और प्रेशराइज करते हैं को लड़के के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए। तो हमें एसएमए को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, हम्म, ताकि अगर कोई यंग कपल हम्म, शादी करना चाहता है हम्म, तो वो बेखौफ होके शादी करे, हम्म, और उसको अगर जरूरत है तो पुलिस का उसको प्रोटेक्शन मिले। हम्म, तो हमें सब ये करना चाहिए। हम हम्म, ये कहना कि मुस्लिम आदमी को हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, या हिंदू आदमियों को मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाज में परेशानियां आ रही हैं और दंगे फसाद होने का है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। हम्म, क्योंकि इससे हम जो भी अभी इतनी गहरी दरारें हैं उनको और कुरेद के और बड़ा कर रहे हैं। हम्म। यानी आपने जो बात कही उससे इंटरफेथ मोहब्बत करने वाले लोगों को बड़ा हौसला मिलेगा, और लोगों को लगेगा कि शायद एक भविष्य है उनके लिए भी। गजाला, आपसे बात बहुत दिलचस्प हुई। मैंने जब शुरू की बात आपसे इस मुद्दे पर तो मुझको लग नहीं रहा था कि इस बात के इतने पहलू निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।